बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों का सबका स्वागत है। मैं हरीश राणावत। आज भारत के संविधान के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भारतीय संविधान का विकास क्रम देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। क्रमवार जैसे जैसे भारत के संविधान का विकास हुआ, जहाँ से पुर्तगालियों का आगमन माना जाता है भारत में, यानी कि भारत में आने वाले पहले विदेशी जो व्यापार के लिए भारत में आए थे, उन पुर्तगालियों से ही हम भारतीय संविधान का विकास क्रम देखेंगे। भारतीय संविधान के बारे में बात करते हुए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिचर से बना है, और कॉन्स्टिचर का शाब्दिक अर्थ बनाना, बुनना या बनाने से लिया जाता है। भारत का जो संविधान है, उस भारतीय संविधान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत से कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। उन सब बातों को एक तरफ रखते हुए हम भारतीय संविधान का एक संवैधानिक विकास क्रम देखते हैं, यानी कि भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास क्रम देखेंगे। ये भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास क्रम होगा, इस विकास क्रम के अंतर्गत हम वहाँ से भारत के संविधान को समझेंगे जब पहली बार यदि यूँ कहा जाए कि भारत की खोज कब की गई थी? तो भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी।
ये वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। और ये वास्को डी गामा 1498 में केरल के, जो वर्तमान केरल है, उसके काली कच्छ के तट पर पहली बार पहुंचा था। हम लोग भारतीय संविधान का विकास क्रम देखेंगे और भारतीय संविधान का विकास क्रम के अंतर्गत ऐसे कहा जाता है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का क्रम यदि देखा जाएगा तो भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के बाद डच आए और कहते हैं कि डचों के बाद फ्रांसिस के बाद अंग्रेज। भारत में आने वाले विदेशियों का क्रम माना जा सकता है और हम भारतीय संविधान की विकास की रूपरेखा इन पुर्तगालियों से रखेंगे, जहां हम बात करेंगे कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा अब्दुल मुनीब वास्को डी गामा अब्दुल मुनीब माना जाता है, जो 1498 में भारत आया था। जब ये भारत आया तो सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। उस समय कालीकट का जो शासक हुआ करता था वो जमोरीन था। कालीकट का शासक जमोरीन था। कहते कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली है वह अल्वारेज केब्राल, ये भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली माना जाता है, जो 1500 में भारत आया था। सन 1500 में भारत आया। दूसरी बार वास्को डी गामा जब भारत आया तो मूल रूप से ऐसा कहा जाता है कि वो 1502 में आया था तथा 1503 में उसने एक फैक्ट्री की स्थापना की और जो फैक्ट्री थी वो
पहली पुर्तगाली फैक्ट्री मानी जा सकती है। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री मानी जा सकती है। भारत आने वाला पहला जो विदेशी और जो पहला पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा अब्दुल मुनीब नाम 1498 के अंतर्गत पहली बार वो भारत में आया और केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। वहाँ का जो शासक था वो जमोरीन था। देखेंगे आगे, इसे कहा जाता है कि 1505 के अंतर्गत 1505 के अंतर्गत प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत आया, जो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा माना जाता है। ये भारत में तंबाकू लेकर आया था। इसने ही भारत में नीले पानी की नीति अपनाई गई। ये नीले पानी की जो नीति थी वो क्या थी? हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभाव नीले पानी की नीति के नाम से जाना जाता है। फिर यूँ कहते हैं कि 1509 में अल्बुकर्क जो वायसराय था, ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से इसने गोवा को छीना। कहते हैं कि ये जो गोवा है इस पर पुर्तगालियों का आधिपत्य 1961 तक रहा। ऐसा कहा जा सकता है कि मूल रूप से भारत का ये गोवा अंतिम रूप से पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। इसकी सोच लीजिए आप लोग यहाँ तक का। उन्नीस सौ 61 के अंतर्गत ये अंतिम टुकड़ा गोवा वाला जो ऑपरेशन विजय के माध्यम से आजाद करवाया गया। विजय
यानी कि ऑपरेशन विजय चलाया गया, तब जाके पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था। ऐसा कहते हैं मूल रूप से कि सर्वप्रथम व्यापारिक उद्देश्य को लेकर, यानी कि पहली बार व्यापार करने के लिए आने वाले विदेशी पुर्तगाली थे जो भारत के अंतर्गत आए। पहली बार व्यापार करने के लिए पुर्तगाली ही भारत में आए थे और भारत से जाने वाले अंतिम भी पुर्तगाली ही माने जाते हैं। कहते हैं भारत छोड़ने वाले अंतिम रूप से यूरोपीय भी पुर्तगाली थे, लिख देते हैं उसे भी। भारत से जाने वाले पहले अंतिम विदेशी भी पुर्तगाली थे जिन्होंने 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को छोड़ा था। शॉर्ट में भी उतार देंगे हम लोग। पहले आप लोग समझिए कि हम भारत का संवैधानिक विकास क्रम देख रहे हैं। इस भारत के संविधान का संवैधानिक विकास क्रम में हम पहली बार बात करते हैं कि भारत की खोज 1498 के अंतर्गत वास्को डी गामा ने की थी, जो कालीकट के तट यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जिस समय वास्को डी गामा 1498 में भारत में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा है, कालीकट के तट पर पहुंचा, उसी समय यूँ कहते हैं कि जो कालीकट केरल के शासक थे वो जमोरीन थे। वहाँ के कालीकट के शासक जमोरीन माने जाते हैं। वास्को डी गामा, इसका पूरा नाम वास्को डी गामा अब्दुल मुनीब माना जा सकता है, जो 1498 में भारत आया था। केरल के कालीकट तट पर जब पहुंचा तो वहाँ के शासक जमोरीन हुआ करता था। जो कहते हैं भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली है जो भारत आया, वो आया था अल्वारेज कैब्राल। 1500 में भारत आया था। फिर वापस कहते हैं कि पहली बार वास्को डी गामा भारत आया, लेकिन दूसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आया तो 1502 में आया था, जिसने 1503 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की क्या की इसने स्थापना की। फिर 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मोड़ा भारत आया। कहते हैं कि ये तंबाकू भारत लेकर आया था, अर्थात भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। पुर्तगालियों की देन मानी जा सकती है। कहते हैं फ्रांसिस जो अल्मोड़ा भारत आया था, इसने ही भारत में नीले पानी की नीति अपनाई थी। नीले पानी की नीति, अब ये नीले पानी की नीति क्या थी? नीले पानी की नीति थी कि पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का कब्जा ही नीले पानी की नीति कहलाती है, जो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के द्वारा अपनाई गई थी। ये फ्रांसिस डी अल्मोड़ा भारत आने वाला
पहला पुर्तगाली वायसराय माना जा सकता है। यो कहते हैं कि फिर आगे चलते हुए 1509 में एक अल्बुकर्क नाम का वायसराय, अल्बुकर्क वायसराय यानी कि पुर्तगाली वायसराय भारत आया। उसने बीजापुर का एक सुल्तान था आदिल शाह, अर्थात बीजापुर के आदिल शाह को परास्त करके गोवा को छीन लिया और गोवा 1509 से 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। भारत सरकार ने 1961 के अंतर्गत ऑपरेशन विजय चलाकर मूल रूप से गोवा को स्वतंत्रता दिलवाई। तो भारतीय संविधान के विकास क्रम के अंतर्गत हम पहले विदेशी यात्री पुर्तगालियों की बात कर चुके हैं कि भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री पुर्तगाली माने जा सकते हैं। 1491 के अंतर्गत वास्को डी गामा, जिसे हम लोग मूल रूप से नाम दे सकते हैं अब्दुल मुनीफ, वास्को डी गामा अब्दुल मुनीफ भारत आए थे। भारत आए 1491 के अंतर्गत, लेकिन दूसरी बार वो 1502 और 1502 के अंतर्गत आए तो 1503 में उन्होंने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भारत के अंतर्गत की। भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था वो अल्वारेज कैप्लान था, जो 1500 में भारत आया। लेकिन यो कहते हैं आगे चलते हुए 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत आए वो फ्रांसिस डी अल्मोरा माने जा सकते हैं। भारत में ये आए, साथ में ही तंबाकू की खेती करना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगालियों की देन मानी जाती है तंबाकू। कहते हैं इन्होंने नीले पानी की नीति अपनाई थी, और ये नीले पानी की जो नीति है ये मूल रूप से हिंद महासागर वाले क्षेत्र में प्रभाव को लेकर अपनाई गई थी। कहते हैं केरल में जब वास्को डी गामा आया तो जमहूरी वहाँ का शासक था। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। कि भारतीय संविधान के विकास क्रम में हम लोगों ने पहला क्रम ये देखा था कि भारत आने वाले पहले विदेशी पुर्तगाली माने जाते हैं जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। पुर्तगालियों को हम लोगों ने देखा है। अब हम आगे लोग ये देखेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेजों का भारत आगमन, इसके अंतर्गत ये देखेंगे हम लोग कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, किस उद्देश्य से आया, क्यों आया, कब गया। भारतीय संविधान के विकास क्रम के अंतर्गत पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों को समझा है। अब हम अंग्रेजों के बारे में देखेंगे और अंग्रेजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने पुर्तगालियों के बारे में समझा था। अंग्रेजों के आगमन के अंतर्गत देखा जाता है कि भारत में स्थल मार्ग के द्वारा प्रथम ब्रिटिश यात्री जो भारत आया था वह जॉन मिल्डेन माना जा सकता है, जो स्थल मार्ग के माध्यम से भारत आया था। ये 1598 के अंतर्गत
या 1599 के अंतर्गत भारत आया था। यानी कि स्थल मार्ग से आने वाला जॉन मिल्डन हॉल भारत पहुंचा था। जॉन मिल्डन हॉल जो भारत पहुंचा 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षीय चार्टर पर हस्ताक्षर करके भारत के अंतर्गत व्यापार की बात करने वाली महारानी मानी जा सकती है, जिसके अंतर्गत यूँ लिखा हुआ था इस 15 वर्षीय चार्टर के अंतर्गत पूर्वी देशों में व्यापार को लेकर फरमान दिया गया था। अर्थात भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेज जो स्थल मार्ग से आया वो जॉन मिल्डन हॉल 1598 के अंतर्गत आया और 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षीय चार्टर तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्वी देशों में व्यापार को लेकर बात कही गई थी। कंपनी के भारतीय शासन पर नियंत्रण के लिए लंदन में निर्देशन मंडल का गठन किया गया, जिसमें 24 सदस्य थे, जिनका कार्य व्यापारिक कार्यों की देखभाल करना था। अर्थात कंपनी के द्वारा एक चार्टर तैयार किया गया, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। ये 24 सदस्य कंपनी के अंतर्गत कार्य को देखने का काम करेंगे। आगे चलते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम था वो था द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया। ये कंपनी का नाम माना जा सकता है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस सूरत पहुंचा और 1608 के अंतर्गत जहांगीर से मुलाकात की
तो भारत के अंदर हम लोग भारतीय संविधान के विकास क्रम में अंग्रेजों का आगमन देख रहे हैं कि स्थल मार्ग से आने वाला पहला जो अंग्रेज है जॉन मेल्डेन हॉल माने जा सकते हैं। 1599 में भारत आए थे। 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक 15 वर्षीय चार्टर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके अंतर्गत फरमान था कि पूर्वी देशों के साथ कंपनी या ब्रिटिश कंपनी के जो लोग हैं वो व्यापार कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा एक चार्टर तैयार कर दिया गया। वह व्यापार के बारे में लिखा हुआ था कि द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। कंपनी का नाम, पूरा नाम, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक दूत से हॉकिंस कहा जाता है। ये भारत आया और सूरत के तट पर पहुंचा और 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर से इसने मुलाकात की। जहांगीर वही अकबर का बेटा, अकबर हुमायूं बाबर का। आगे देखेंगे, पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। यह भी कहते हैं बंधु कि सूरत में जब ऑफिस पहुंचा था तो सूरत के अंतर्गत ही जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था, अर्थात ये मनसबदार भी बन गया था। ये एक पद व्यवस्था मानी जा सकती है मनसब, जो मुगलों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कहते हैं कि आगे चलते हुए अंग्रेजों ने सन 1611 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। सन 1600 के अंतर्गत मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी लीजिए 300 अब हम बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत अंग्रेजों के आने का क्रम यूं ही जारी रहा। कहते हैं कि मुगल काल के अंतर्गत आने वाला पहला जो अंग्रेज था और कैप्टन हॉकिंस माना जा सकता है। सूरत के अंतर्गत इसे व्यापार की अनुमति तो प्राप्त हुई थी, लेकिन व्यापार नहीं कर सके। सूरत में कोठी की स्थापना की, 400 का मनसबदार भी दिया, लेकिन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक और राजदूत जो सर थॉमस रो माने जाते हैं। ये भारत में आने वाले वह अंग्रेज थे जिन्होंने जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। वह व्यापारिक अनुमति के तहत व्यापार भी प्रारंभ किया था। तो मुगल काल के अंतर्गत दूसरा जो अंग्रेज आया वह सर थॉमस रो था। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के विकास क्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो विकास क्रम देखा उसमें भारत में पहला आगमन पुर्तगालियों का समझा था कि पुर्तगाली जो भारत में आए, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, भारत में आने वाला पहला वो पुर्तगाली माना जाता है जो भारत में पहली बार तंबाकू लेकर आया था। खाते हो ना आप लोग सब तंबाकू? तो भारत के अंतर्गत तंबाकू पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। और अंग्रेजों के भारत आगमन के अंतर्गत स्थल मार्ग से आने वाला जो पहला अंग्रेज है 1598 और 99 के अंतर्गत जॉन मिल्डेन हॉल, ये स्थल मार्ग से आने वाला वैद के द्वारा एक 15 वर्षीय चार्टर व्यापार पत्र तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ था
कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंतर्गत 80 सदस्य हुआ करते थे और उन 80 सदस्यों के द्वारा ये फरमान, ये विनती की गई थी कि पूर्व के देशों में जाकर वो कच्चे माल को एकत्रित करें और उन्हें ब्रिटेन में लेकर आए। कहाँ पर लेके आए? ब्रिटेन के अंतर्गत। तो कच्चा माल भारत से सबसे ज़्यादा ले जाया गया ब्रिटेन के अंतर्गत, और ब्रिटेन के अंतर्गत सूती वस्त्र उत्पादन और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यदि 18वीं शताब्दी से कहीं से मानी जाती है तो वो ब्रिटेन माना जाता है। ब्रिटेन से ही क्यों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ब्रिटेन के अंतर्गत ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। वहीं से ही ब्रिटेन का जो लंदन था, उस लंदन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लंदन इंग्लैंड भारत का मैनचेस्टर माना जा सकता है। तो भारतीय संविधान के विकास क्रम के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने पुर्तगालियों का पहला आगमन देख लिया कि भारत में पुर्तगालियों की मुख्य देन तंबाकू मानी जा सकती है। स्थल मार्ग से आने वाला पहला जो अंग्रेज है 1599 के अंतर्गत जॉन मिल्टन और भारत आया था। स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज माना जा सकता है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षीय व्यापार चार्टर पर हस्ताक्षर किए और उस व्यापार चार्टर के अंतर्गत लिखा हुआ था कि कंपनी के जो पूरे लोग हैं वो कच्चा माल पूर्व के देशों से ब्रिटेन लेकर आएंगे। इसके अंतर्गत 80 लोगों ने व्यापार करने की अनुमति के लिए फरमान रखा था महारानी एलिजाबेथ के सामने। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसी ब्रिटेन से मानी जाती है, और ब्रिटेन का जब भारत उपनिवेश था, गुलाम था, उस समय ब्रिटेन वासी भारत से कच्चा माल ले जाया करते थे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत और मुगल काल के अंतर्गत या मुगल शासकों के शासनकाल में आने वाला पहला जो अंग्रेज है वो हॉकिंस माना जा सकता है। हॉकिंस भारत आया जहांगीर के शासनकाल में, जिसने 1608 में जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर ने इसे 400 का मनसबदार दिया। कहते हैं कि व्यापार की अनुमति तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन सन 1611 में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत व्यापारिक कोठी की स्थापना की और गोलकुंडा के सुल्तान से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। 1613 तक सूरत में शासक व्यापार किया, लेकिन सन 1615 के आते आते वो एलिजाबेथ के साथ जो फरमान था, वो एग्रीमेंट अब समाप्त हो चुका था। जब वो समाप्त हो गया तो 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो भारत आया, जो मुगल वंश के शासनकाल के अंतर्गत व्यापार की अनुमति मांगने वाला और व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला दूसरा अंग्रेज सर थॉमस रो माना जा सकता है, जिसने भारत के अहमदाबाद, बड़ौदा, सोलापुर, आगरा और कानपुर के अंतर्गत व्यापार की अनुमति प्राप्त की। आगे चलते हुए हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेजों का कुछ और भी मुख्य योगदान है। बात करते हैं सन 1669 की, कि 1669 के अंतर्गत कंपनी ने जो क्षेत्र जीते थे जहां शासन या व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था, वहां शासन करना कंपनी ने प्रारंभ कर दिया। 1677 के अंतर्गत कंपनी के सिक्के भारत में चलने लगे थे, यानी कि कंपनी अपने नाम के सिक्के, अपने नाम का प्रभाव भारत पर सिक्कों के माध्यम से छोड़ रही थी। 1683 के अंतर्गत कंपनी युद्ध और संधि का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी, यानी कि भारत के अंतर्गत अब कंपनी 1683 से युद्ध भी कर सकती है और संधि भी कर सकती है। सन 1700 में कलकत्ता नगर बसाया गया और कलकत्ता नगर को बसाने वाला चार नाग माना जाता है। इस चार नाग ने सन 1700 में कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। सन 1700 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, भारत का इतिहास कुछ और ही बदलता गया, क्योंकि मुगल वंश के शासकों के अंतर्गत सबसे प्रभावशाली जो अंतिम शासक माना जा सकता है वो औरंगजेब ही था। आगे चलते हुए 23 जून सन 1757 को प्लासी की लड़ाई और 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध निर्णायक तरीके से जब अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया, तो मूल रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन करना अंग्रेजों ने प्रारंभ कर लिया और इन प्रदेशों को अंग्रेजों ने विजित कर लिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत अंग्रेजों
के माध्यम से भारतीय संविधान की या विकास की प्रथम सीढ़ी जो मानी जा सकती है वो बंदो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान के विकास क्रम की पहली सीढ़ी माना जा सकता है। हम भारतीय संविधान की पहली सीढ़ी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कल देखेंगे। नमस्कार।